रिजल्टपुर में आपका फिर से एक बार स्वागत है और सलाम है आप इंटर के विद्यार्थियों को कि आप इतनी कड़ी धूप में अपने विद्यालयों में जो दूर दूर है आपके कॉलेज वहाँ जा रहे हैं। आपको समय नहीं मिल पा रहा है कि आप कोचिंग कर सके, लेकिन क्या आपको पता है कि आप घर बैठे भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। और आज का जो विषय है यह विषय है इतिहास। और इतिहास में आप सभी इतिहास के बारे में एक कहावत भी कही जाती है कि राम सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा, इतिहास पढ़ने वाला बच्चा बेंच पर सूत जाएगा। लेकिन यकीन मानिएगा, मैं जो आपको इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ यह आपके दिलो दिमाग पर छप जाएगा। इस तरह से आप लोग चाहें तो कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी समझते हैं कि वीडियो है तो कॉपी लेके बैठने की क्या आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, आप कोई एक्सप्लेनेशन करने वहाँ नहीं जाने वाले हैं। तो फिर भी आगे मैं समझाते रहूँगा, लेकिन देखिए हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, तो आप लोग वीडियो स्किप करने का ज़रा सा भी प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं अपने सर से। तो आज का विषय है विषय 5। विषय 5 ये है यात्रियों के नज़रिए। क्या बच्चों आपको पता है कि हमारे देश में जो यात्री आए थे उनका क्या योगदान है? तो बस आप इसी से समझ लीजिए कि जो यात्री हैं अपने देश में आए थे और उन लोगों ने अपने अपने माध्यम से अलग अलग किताबें लिखी। तो मध्यकाल में यह जो पुस्तक पढ़ना है किन यात्रियों के बारे में, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। तो 10वीं सदी से 17वीं सदी तक जो यात्री आए थे, प्रमुख यात्री आए थे, भारत के प्रति उनका क्या विचार है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, ये समझिए आप लोग कि यात्री से क्या फ़ायदा है, यात्री के बारे में पढ़ने से क्या फ़ायदा है। आप इंटर में हैं तो परीक्षा में तो काम आएगा ही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जाइएगा तो यह पाठ बहुत ही आपके काम में आने वाला है। प्यारे बच्चों, तो कहने का तात्पर्य है कि हम आज से 800 साल पहले हमारा भारत कैसे था, कोई देखने वाला तो अभी जिंदा बचा नहीं है। तो उस इतिहास को किस माध्यम से देखा जाता है, तो जो यात्री भारत में आए इसके बारे में जो लिखे उसी से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोग यात्रा क्यों करते थे। लोग यात्रा क्यों करते थे, तो इसके कई सारे कारण थे बच्चों। एक था कार्य की तलाश में, उनको कार्य चाहिए था, रोजगार चाहिए था, इसके लिए भी अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते थे। या फिर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। कभी कभी क्या हो जाता था प्यारे बच्चों कि आपदा जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप इत्यादि आ जाती थी, या फिर उस देश पर हमला हो जाता था पड़ोसी राज्य के द्वारा, तब भी लोग जो है यात्रा करते थे, अपना स्थान छोड़कर जाते थे। या फिर व्यापार के लिए, पुराने समय में लंबी दूरी का व्यापार जो था बहुत ही लाभ का सौदा था, तो व्यापार के लिए भी लोग यात्रा करते थे। या फिर सैनिक के रूप में भी यात्रा करते थे। कैसे, मान लीजिए कि मुगल जो सैनिक राजा थे, मुगल शासक अपने देश में थे, उन लोगों के यहाँ अफगान सैनिक भी थे, तुर्की सैनिक भी थे। तो प्यारे बच्चों, तुर्की देश से जो सेना में जिनको काम करना था, योद्धा जो लोग थे, सेना में भर्ती होने के लिए भी यात्रा करते थे। या फिर पुरोहित के रूप में। प्यारे बच्चों, जो पुरोहित क्या होता है आप लोग समझिएगा, पूजा पाठ कराने के लिए जिस आचार्य की ज़रूरत होती है उसे पुरोहित कहते हैं। या फिर लोग यात्रा करते थे तीर्थ यात्री बनकर, तो तीर्थ यात्रियों के रूप में भी यात्रा करते थे। माने अपने, जैसे कि आप लोग अभी देखते होंगे कि लोग जो है वैष्णो देवी जाता है तो तीर्थ यात्रा करने जाता है, तो अपने तीर्थ स्थानों पर जाता है, तो तीर्थ स्थानों पर जाने वाले व्यक्ति को तीर्थ यात्री कहते हैं। इसके बाद से साहस की भावना से प्रेरित होकर भी लोग यात्रा करते थे। कहने का मतलब आप सुनिएगा, कभी कभी लोग हंस देता है कि तुम क्या जानोगे, तुमको तो गांव में रहना है, कभी कहीं गए नहीं हो।
तो कहने का मतलब है कि साहस की भावना से प्रेरित होकर कि हम साहसी व्यक्ति हैं, हम उस देश में चले गए हैं, इतना इतना खतरों का सामना कर लिए हैं, यानी खतरों का खिलाड़ी खुद को दर्शाने के लिए भी लोग यात्रा करते थे। तो आगे सवाल उठता है बच्चों कि भारत में कौन कौन से यात्री आए थे। आपको खूब बढ़िया से समझना है कि भारत में कौन कौन से यात्री आए थे। यात्री तो बहुत आए थे, लेकिन प्रमुख यात्री कौन कौन है जो लंबे समय तक भारत में रहे, भारत के बारे में बढ़िया से उन्होंने जाना, उसके बारे में कुछ लिखा। तो सबसे पहले स्थान आता है अल बिरूनी का। किसका स्थान आता है प्यारे बच्चों? अल बिरूनी। कब आया था? 11वीं सदी में आया था। दूसरा स्थान है इब्न बतूता, और इस पर एक गीत भी चला है, इब्न बतूता बगल में जूता उड़ जाए चिड़िया फुर। यही आया था कब? 14वीं शताब्दी में आया था। और तीसरा यात्री था प्रमुख यात्री फ्रांसवा बर्नियर। प्यारे बच्चों, ये फ्रांसवा बर्नियर कब आया था? 17वीं शताब्दी में आया था, और इस शताब्दी में मुगल काल चल रहा था। तो हम लोग जानेंगे आगे कि अल बिरूनी कौन था और भारत में कैसे आया था। तो अल बिरूनी के बारे में हम लोगों को जानना है। अल बिरूनी कौन था? तो अल बिरूनी का जन्म स्थान कहाँ था? उसका जन्म कहाँ हुआ था? किस देश में हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था प्यारे बच्चों। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। और उसका जन्म किस सन में हुआ था? तो 973 ईस्वी में हुआ था। और वह शिक्षा जगत के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। कौन सा जगह? तो ख्वारिज्म। ख्वारिज्म में ही किसका जन्म हुआ था? ख्वारिज्म में जन्म हुआ था अल बिरूनी का। और वह जो जगह था किसके लिए प्रसिद्ध था प्यारे बच्चों? तो यह जो ख्वारिज्म है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह था। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह अपने देश में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, वैसे ही उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म नामक स्थान शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। और वहीं पर अल बिरूनी का जन्म हुआ था। तो अल बिरूनी ने अपने समय की सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय का, अपने जगह का, स्थान का वह प्रकांड विद्वान था। और वह कई भाषाओं का जानकार भी था प्यारे बच्चों। वह सीरियाई भाषा जानता था, फारसी भाषा जानता था, हिब्रू भाषा जानता था, और संस्कृत भी जानता था। अब एक चीज़ आपको जानने वाली बात है कि अल बिरूनी को यूनानी भाषा नहीं आती थी समझ में, लेकिन फिर भी यूनानी भाषा के प्रकांड विद्वान प्लेटो के विचारों को वह पढ़ता था। वह भाषा की जानकारी नहीं रखता था यूनानी, फिर भी वह किसको पढ़ता था? तो प्लेटो के विचार को पढ़ता था। प्यारे बच्चों, अल बिरूनी के बारे में तो समझ में आ गया कि उसका जन्म कहाँ हुआ था और उसको कितनी भाषाएं आती थी, लेकिन वह भारत कैसे आ गया? उज्बेकिस्तान तो बहुत दूर है भारत से, तो भारत से वह भारत तक उज्बेकिस्तान से कैसे पहुंचा? तो आप इतना समझिए कि उस ज़माने में एक राजा दूसरे राजाओं पर हमला करता रहता था। तो 1017 ईस्वी की बात है, ख्वारिज्म पर हमला हो गया, आक्रमण हो गया। और वो आक्रमण करने वाला कौन था? सुल्तान महमूद गजनवी। याद है प्यारे बच्चों? सुल्तान महमूद, जिसने भारत को बहुत ही लूटा था, उसने भारत पर भी हमला किया था महमूद। तो ये महमूद गजनवी जो था, इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा भी था। तो ये बहुत ही क्रूर सुल्तान था अफगानिस्तान का। तो उसने उज्बेकिस्तान पर हमला कर दिया और वहाँ ख्वारिज्म पर हमला करके सभी कवियों, विद्वानों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। तो उसका नाम था महमूद गजनवी, इसलिए कहते हैं कि उसका राजधानी का नाम था गजनी। तो गजनी राजधानी में अन्य विद्वानों को लेकर जब वो आया, अच्छा एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, पहले क्या होता था ना कि जो राजा हुआ करते थे, जब पड़ोसी राज्य पर हमला करते थे, लूटपाट मचाते थे, तो वहाँ की संपदा में खास तौर पर उस राज्य की महारानी, राजकुमारी, दूसरे राजा की, पराजित राजा की बेटी हो गई, पत्नी हो गई, उसको भी अपने साथ उठा लाते थे। उस राज्य के कवि को भी अपने साथ उठा लाते थे। तो वैसे ही क्या हुआ कि जिन विद्वानों को महमूद अपने साथ ले गया, उनमें से अल बिरूनी भी एक था।
जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया। देखिए प्यारे बच्चों, जब महमूद गजनवी भारत पर हमला किया, पंजाब जीत लिया, तो अल बिरूनी की भारत आने की रुचि बढ़ गई। उसने सोचा कि भारत में भी जाके वहाँ की स्थिति के बारे में समझे देखें। अल बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए थे और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। तो अल बिरूनी यहाँ भारत में आकर ब्राह्मणों के साथ रहा, पुरोहितों के साथ रहा, विद्वानों के साथ कई वर्ष तक रहा और संस्कृत, धर्म और दर्शन का यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्यारे बच्चों, इसके बाद उसने एक किताब लिखी थी, अल बिरूनी ने एक किताब लिखी थी और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह किताब का बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद किसने लिखा था प्यारे बच्चों? यह किताब अल बिरूनी ने लिखी थी। और किस भाषा में लिखा गया था यह किताब? प्यारे बच्चों, यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। प्यारे बच्चों, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। और इस किताब की एक विशेषता थी कि यह इसकी भाषा बहुत ही सरल थी, आसानी से इसको समझा जा सकता था। प्यारे बच्चों, इस ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ प्यारे बच्चों, किस किताब की मैं बात के बारे में बता रहा हूँ? किताब उल हिंद के बारे में। इस ग्रंथ में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, भार तौल, मूर्तिकला, कानून के बारे में लिखा गया था। प्यारे बच्चों, ये किताब कोई छोटा किताब नहीं था। यह किताब 80 अध्याय में विभाजित थी। अब जरा सोचिए कि आपके पास जो पुस्तक है वह कितने अध्याय में है? 8 से 10 अध्याय में बड़ा बड़ा पुस्तक हो जा रहा है। तो इसके पुस्तक कितने अध्याय में बटे हुए थे? 80 अध्याय में। और यह किताब विशेष तरीका से लिखी गई थी, विशेष तरीका अपनाकर इस किताब को लिखी गई थी। इसमें क्या किया जाता था? ये नोट्स जैसा नहीं लिखा जाता था। इसमें शुरू में क्या किया जाता था कि एक प्रश्न पूछा जाता था, जैसे कि भारत में कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं। फिर अब उसका उत्तर लिखा रहता था, उसका वर्णन लिखा जाता था और अंत में उसकी अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती थी। किताब उल हिंद में एक प्रश्न रहता था, उसका उत्तर लिखा जाता था, फिर तुलना की जाती थी। जैसे जाति प्रथा भारत में ऐसे है तो ईरान में कैसे है। तो इस तरह से ईरान, फारस की और भारत की तुलना हो जाती थी, जिससे पाठों को समझने में और सुविधा होती थी, महसूस होती थी। तो अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था का विवरण किया है विस्तार रूप से। अल बिरूनी ने यह बताने की कोशिश की थी कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं है बल्कि फारस में भी है। फारस माने बच्चे, आज का ईरान को फारस कहते थे और आज भी ईरान से सटा हुआ एक खाड़ी है जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं। तो आज तो कोई फारस नाम का देश नहीं है, उसी का नाम हो गया है ईरान। और अन्य देशों में भी है जाति व्यवस्था, केवल भारत में नहीं है। बहुत इतिहासकार कहते हैं कि बात जाति तो केवल भारत में है, बाकी जगह जाति नहीं है। लेकिन अल बिरूनी लिखता है कि जाति व्यवस्था केवल भारत में नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी है। और वह बताया कि जो प्राचीन फारस था, फारस माने ईरान, उसमें 4 वर्ग हुआ करते थे। जिस तरह हम लोग में भी 4 वर्ग हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरह फारस में भी 4 वर्ग हुआ करते थे। कौन कौन से? तो जो पहला वर्ग था वह था घुड़सवार तथा शासक वर्ग। जो लोग घोड़ा की सवारी करते थे वे लोग शासन भी करते थे, अर्थात शासक वर्ग का मतलब राजा जैसे हो गया हम लोग के यहाँ क्षत्रिय। दूसरा था भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग। भिक्षु मतलब पुरोहित वर्ग, देखिए भिक्षु का मतलब आप लोग भिखारी समझ लेते हैं, यह गलत बात है प्यारे बच्चों। भिक्षु का मतलब जो संन्यास ग्रहण कर लिया है और वह ईश्वर की प्रार्थना करता है और वह कहीं से ले कहीं किसी से खाता है। तीसरा है वैज्ञानिक, चिकित्सक तथा खगोल शास्त्री वर्ग, ये तीसरा वर्ग था। और चौथा वर्ग में आते थे किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग। तो जिस तरह जाति व्यवस्था 4 भागों में भारत में बटी हुई थी, वैसे किस में बटी हुई थी? तो वैसे ही फारस माने ईरान में भी बटी हुई थी। ईरान का पुराना नाम क्या है प्यारे बच्चों? वो फारस है। तो अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को माना
उसका मानना था कि जो ब्राह्मण लोग जो जाति व्यवस्था को बनाए हैं वह बहुत हद तक सही है, लेकिन 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 उसने अपवित्रता अपवित्रता यानी छुआछूत वाली जो बात थी उसको मानने से इनकार कर दिया। उसने स्वीकार किया, अस्वीकार कर दिया कि भाई कोई व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है। आप ही लोग बच्चे सोचो कि घोड़ा, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, यहाँ तक कि गोबर भी हम लोग छूते हैं तो हमारा शरीर नहीं छुआता है, और आदमी को छू देंगे तो हमारा शरीर छुआ जाएगा, दूषित कैसे हो जाएगा। तो इस व्यवहार को वह अस्वीकार कर दिया। अल-बिरूनी ने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल भी होती है। और उसकी यह भविष्यवाणी आज के समय में बच्चों सफल है, क्योंकि वह कहता था कि वह हर अपवित्र वस्तु अपने पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ दलित भाइयों के साथ जो छुआछूत की समस्या थी, शिक्षा के अभाव के चलते या जो भी कारण कहिए, आज के समय में छुआछूत खत्म हो गया है और वे लोग पवित्र हो गए। तो यही बात अल-बिरूनी कहा करता था। कहता था कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बिरूनी ने यही जोर देकर कहा कि यदि नहीं ऐसा होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। और उसके अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जब ईश्वर नहीं छुआछूत भेदभाव करता है, सूर्य प्रकाश सबको देता है, हवा से सब कोई सांस लेते हैं, तो ऐसा ना होना चाहिए। जब ईश्वर भेदभाव करते तो धूप केवल ऊंची जात वालों को लगता, नीची जात वालों को नहीं लगता। ऑक्सीजन केवल ऊंची जात वालों के लिए आता और नीची जात वालों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रहता सांस लेने के लिए। ऐसी व्यवस्था जब ईश्वर ने नहीं किया तो इंसान को नहीं करना चाहिए, ईश्वर के नियम के खिलाफ है। तो हम लोग अल-बिरूनी के बारे में तो जान गए, लेकिन अब एक खतरनाक और जिद्दी यात्री के बारे में जानेंगे जिसका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता क्यों जिद्दी यात्री था उसको आप इसी टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इब्न बतूता एक हठीला और जिद्दी यात्री था प्यारे बच्चों। अब इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी उसको कहा जाता था रिहला। अच्छा, एक चीज़ और आपको बाद में पता चलेगा कि वो हठीला और जिद्दी यात्री क्यों था, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इब्न बतूता जो किताब लिखा था उसको कहते हैं रिहला कहते हैं, और अल-बिरूनी जो किताब लिखा था उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पता है आप लोगों को? अभी तो बताएं, कमेंट कर दीजिए एक बार। तो यह यात्रा वृत्तांत अरबी में लिखा गया था। जो यात्रा किया था यह इब्न बतूता, उसको किस भाषा में लिखा गया था? अरबी में। अच्छा, इसके पहले जो अल-बिरूनी ने जो पुस्तक लिखा था उसको कमेंट आपको करना है, वो भी किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। प्यारे बच्चों, इब्न बतूता के वृत्तांतों से हमें बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है ना। इस तरह की जानकारी अल-बिरूनी की किताब से नहीं मिलती है। जैसे पहले आप लोग उसके बारे में समझ जाइए कि इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था। यहाँ इसका जन्म हुआ था मोरक्को के तंजीर में। इब्न बतूता का जन्म एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ था। प्यारे बच्चों, मोरक्को बहुत ही दूर है। उज़्बेकिस्तान तो खैर भारत और पाकिस्तान उस समय तो एक ही थे। पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, जिस पर कभी कभी भारतीय शासकों का भी कब्जा हो जाता था, उसके बगल में उज़्बेकिस्तान है। लेकिन इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को को था। और वो अपने एशिया महादेश में भी नहीं पड़ता है, वो अफ्रीका महादेश में पड़ता है प्यारे बच्चों। तो वहाँ से यात्रा किया था, इसीलिए उसको हठीला और जिद्दी यात्री कहते हैं। और आगे आप लोग समझिए कि इब्न बतूता का परिवार इस्लामिक कानूनों का जानकार था। तो इस्लामिक कानूनों का जानकार होने के कारण इब्न बतूता ने बहुत ही कम उम्र में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली थी। अर्थात जिस तरह अल-बिरूनी भी विद्वान व्यक्ति था, उस तरह इब्न बतूता भी विद्वान परिवार से आता था और उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लिया था। ये भी सम्मानित परिवार से आता था। तो इब्न बतूता को यात्राओं का बहुत शौक था। इब्न बतूता जो था उसको यात्रा करने का बहुत शौक था, घूमने का। और उसका मानना था कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान हमें यात्राओं से मिलता है। अर्थात किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान किससे मिलता है?
हमें यात्रा करने से, जो चीज़ पढ़ेंगे उसको घूम के क्यों नहीं देखेंगे, इसलिए भी वो हट करके यात्रा करता था। अब हम लोग जानेंगे कि इब्न बतूता भारत आया कैसे। तो इब्न बतूता तो अलबिरूनी के तो जगह पर हमला हुआ था, लेकिन इसके यहाँ नहीं। वह भारत आने से पहले गया था पहले मक्का। मक्का मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है जो अरब में पड़ता है। वहाँ से गया सीरिया, वहाँ से गया इराक, वहाँ से गया फारस, वहाँ से गया ओमान, बहुत यात्रा कर लिया, तब आया भारत में। प्यारे बच्चों, वह इतना हठीला यात्री था। आप ज़रा समझिएगा कि ये जो जगह है, ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये मोरक्को है जहाँ इब्न बतूता का जन्म हुआ था। यहाँ से देखिए जितना ये अलग देश है, ये अलग देश है, ये अलग देश है। यहाँ से देखिए घूमते घूमते यहाँ सऊदी अरब आया है, यहाँ सऊदी अरब मक्का है, फिर यहाँ से ऐसे गया इराक में, फिर इराक से देखिए अफगानिस्तान, सॉरी ये जो है ईरान है, फारस जिसको कहते हैं, यहाँ से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इंडिया। ये वाला जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान वाला हिस्सा आप लोग नक्शा से आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है पहले इंडिया में ही था। जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय इसका बंटवारा हुआ था, उसमें ये पाकिस्तान को दे दिया गया। तो यहाँ से इब्न बतूता जो है आया था इंडिया में। देख सकते हैं कि कितना लंबा यात्रा किया है। ओमान गया है, ओमान से कितना देश चलते चलते चलते। इससे बड़ा हठीला और जिद्दी यात्री उस समय तो ना कोई सवारी था, घोड़ा या जैसे जाना पड़ता था या फिर पैदल जाना पड़ता था। तो आगे हम लोग जानेंगे कि वह मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा था? 1333 में सिंध पहुंचा। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने सुना था। और मोहम्मद बिन तुगलक क्यों प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह एक नंबर का बेवकूफ़ शासक भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो मूड करता था, उसको मन करता था कि आज राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी, दूसरा जगह राजधानी, तो दूसरा जगह राजधानी ले जाता था। जो मन में आता था उलूल जुलूल फैसला सुना देता था। तो आज भी जब कोई फैसला आता है और सही नहीं होता तो लोग उसको क्या बोलते हैं? तुगलकी फरमान बोल देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के बारे में सुना था। अब इब्न बतूता सुल्तान से मिलना चाहता था। उस समय दिल्ली के जो शासक होते थे वो सुल्तान थे, हालांकि वही मुस्लिम शासक थे लेकिन मुग़ल नहीं थे, मुग़लों से पहले के शासक। तो इब्न बतूता ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वह दिल्ली की ओर चलना शुरू कर दिया कि सुल्तान से मुलाकात होगी। इब्न बतूता का हुनर देखकर सुल्तान तुगलक ने उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि उस समय दिल्ली का जो जज है ना, काजी, वह इब्न बतूता को नियुक्त कर दिया। आज के समय में आपको जज बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस ज़माने में बात कर लीजिए, आदमी अच्छा लगे तो राजा लोग कोई भी नौकरी दे देते थे। तो वह कई सालों तक, है ना, वह कई सालों तक न्यायाधीश के पद पर रहा। फिर सुल्तान का विश्वास खो दिया। तो भोजपुरी में एक कहावत है, चटकल तो रहरी में, खटकल तो कचहरी में। अब इब्न बतूता सुल्तान को बहुत इम्प्रेस किया था। सुल्तान खुश होकर न्यायाधीश बना दिया, जज बना दिया, काजी बना दिया। लेकिन फिर कोई उसका कान में कुछ भर दिया, मतलब जानते हैं ना कि कुछ चमचे वगैरह जो है सुल्तान को इसके प्रति भड़का दिए, बस उसको जेल में डाल दिया गया इब्न बतूता को। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी जो हो गई थी दूर हो गई और उसे राजकीय सेवा करने का मौका मिला। अब उसको दरबार में ला लिया गया और दूत के रूप में चीन भी भेजा गया था उसको। इब्न बतूता, आप देखिए, भारत से चीन गया। इब्न बतूता को बहुत बार उसकी यात्राओं के दौरान लूटा गया था। जिद्दी यात्री, हठीला यात्री इसीलिए नहीं कहते हैं, बहुत लूटाया था। उस समय डाकुओं का बहुत बोलबाला था। आप जाइएगा, आप लोग देखेगा, अमीर व्यापारी लूट लेता था लोग। फिर भी वह यात्रा करना नहीं छोड़ा, यात्रा करते रहा। वह एक जिद्दी यात्री था। अब इब्न बतूता ने शहरों का वर्णन किस तरह किया है? तो इब्न बतूता जब भारत आया प्यारे बच्चों, तो वो भारत के बाज़ारों में घूमा। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों
को अवसरों से भरा पाया था। बहुत अवसर है, उसने क्या बताया कि भारत के शहर में बहुत ज़्यादा अवसर है। कैसा अवसर है? तो यहाँ नौकरी का सुविधा है, सब चीज़ का सुविधा है, सब कोई सुखी है। ये ऐसा बताया था इब्न बतूता ने। फिर क्या हुआ? इब्न बतूता ने क्या बता दिया कि अगर किसी के पास कौशल है, कौशल का मतलब समझ रहे हैं, हुनर है और इच्छा है, तो उस शहर में अवसरों की कमी नहीं है, उसको नौकरी मिल जाएगी। अब आप इसी से उस समय के भारत के बारे में समझिए कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, फिर उसको दिल्ली का काजी बना दिया गया। और आज लोगों को नौकरी की इतनी किल्लत है, तो शहर उस समय क्या थी? घनी आबादी। आज तो भारत तो है, तो भाई जनसंख्या के मामले में कौबो ज़्यादा था, भीड़ भाड़ वाले थे, सड़कें बहुत ही चमक धमक वाली थी उस समय। और आगे क्या हुआ कि बाज़ार बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर थे, और यहाँ के बाज़ार अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। वह एक ग्रेड क्वालिटी का बाज़ार था उस समय के। और इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया, और बताया कि यह भारत में सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा उस समय शहर कौन था इब्न बतूता के अनुसार? दिल्ली था। हालांकि आज भी भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। इब्न बतूता बताता है कि दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था, और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। प्यारे बच्चों, जो दौलताबाद शहर था वह दिल्ली से थोड़ा सा भी कम नहीं था, वह दिल्ली को चुनौती, मतलब दिल्ली के जैसा वह भी सुंदर था। और बहुत सारे बाज़ार में मंदिर और मस्जिद दोनों होते थे। इब्न बतूता ये सारी जानकारी अपने पुस्तक के माध्यम से बता रहा है, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? रिहला, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप चाहो तो ये जो नोट्स है इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, या फिर इससे फेयर बना सकते हो। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में मलमल का कपड़ा महंगा था, और केवल धनी आदमी ही उन्हें पहन सकते थे। और प्यारे बच्चों, आगे की बात कि इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का भी वर्णन किया गया है। क्या बताया कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? 2 प्रकार की। एक कौन थी? अश्व डाक व्यवस्था। कौन डाक व्यवस्था? अश्व। और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। इब्न बतूता डाक के बारे में बताया। और बहुत लोग कहते हैं कि ये डाक बाद में आया, सब चीज़ बाद में आया। देखिए उस समय जो अश्व वाला डाक व्यवस्था था उसको कहा जाता था उलूक। और इस व्यवस्था में हर 4 मील यानी 2 कोस पर राजकीय घोड़ा खड़ा रहता था, राजा का घोड़ा। और उसके अगले 2 कोस पर, अगले 4 मील पर घोड़ा रहता था। संदेश कहीं भेजना है तो यहाँ से घोड़ा वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से घोड़ा वहाँ जाएगा, चिट्ठी देते चलेगा और संदेश ट्रांसफ़र होते रहेगा। इस तरह से डाक व्यवस्था बहुत ही ठीक प्रकार की थी। पैदल डाक व्यवस्था में क्या था कि इस व्यवस्था में प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होता था, जिन्हें दावा कहा जाता था। हर एक 3 मील पर एक जगह था जिसको दावा कहा जाता था, जिसमें संदेश वाहक के हाथ में छड़ लिए दौड़ लगाता, और उसकी छड़ में घंटियां बंदी होती थी। जैसे आजकल एम्बुलेंस में जो उसका विशेष साउंड होता है, आवाज़ होता है, उस समय जो पैदल डाक व्यवस्था थी, राजा का संदेश दूसरे क्षेत्र में भेजना होता था। पैदल वाले लोग क्या करते थे, एक छड़ी लेते थे, उसमें घंटी बांधते थे, दौड़ते थे, तो लोगों को पता चल रहा है कि वो राजा का आदमी है, उसको रोकना नहीं है, वो आराम से जा रहा है, चिट्ठी दे देगा, फिर अगला स्टॉप पर जाएगा, और अगला स्टॉप से वो वाला जो सदस्य व्यक्ति रहेगा डाकिया, वहाँ से आगे बढ़ेगा। हर मील पर एक संदेशवाहक छड़ लेने के लिए तैयार रहता था। तैयार रहना है सभी डाक बाबू लोगों को कि दम आएगा चिट्ठी लेके चलिए देना है। आजकल के डाक बाबू लोग तो ऐसे नहीं है, खैर उनकी उपयोगिता भी अब खत्म हो गई है। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने विशेष उपाय किए थे। राज्य ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय लगाया था। कैसे? वह सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए थे। सभी रास्ता के किनारे जो है सराय, अतिथिशाला, विश्राम, व्यापारी लोग व्यापार करने जा रहे हैं तो भाई उनको आराम करना है, घोड़ा से जा रहे हैं तो घोड़ा बाहर बांध के उसमें सोएंगे। ऐसे करके व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधा मिलती थी ताकि व्यापार खूब फले फूले। प्यारे बच्चों, अब इब्न बतूता एक चीज़ के बारे में बताया है भारतीय शहरों में, खैर आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं इन व्यक्ति को, इनको बोलते हैं दास।
जिस तरह आप लोग के यहाँ भेड़, बकरी, गाय, भैंस को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो उस समय में इंसान को भी सेवा के लिए खरीदा जाता था और बेचा जाता था। जिस तरह आप बकरी को केवल खाना खिलाते हो, या फिर कोई बैल रखा है तो बैल को क्या करते हैं, बैल से हम लोग खेत जोतते हैं तो जोताई पैसा थोड़े देते हैं, खाली खाना खिला देते हैं। गाय रखे हो तो गाय से दूध दूहते हो तो गाय को पैसा देते हो कि भाई 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया लीटर, चाहे 40 रुपया लीटर के हिसाब से तुम्हारा इतना पैसा हुआ। उसी तरह पहले इंसान को भी दास बना के खरीदा बेचा जाता था। आप इसका वर्णन जो है इब्न बतूता करता है। इब्न बतूता बताता है कि दास बाजारों में सामान्य वस्तु की तरह खरीदे, जिस तरह सब्जी, अलुआ, बैगन बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उस तरह आदमी को बांध के खरीदा बेचा जाता था। दासों को भेंट में भी, चाहे गिफ्ट, इसी को भेंट को अंग्रेजी में गिफ्ट कहते हैं, दिया जाता था। कोई माने अमीर व्यक्ति से मिलता था तो एक दो दास दे देता था, गिफ्ट कर देता था कि भाई चलिए हम अपना नौकर तुमको दे दिए। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या खरीदा था, घोड़ा और दास खरीदा था और उन्हें भेंट किया, गिफ्ट किया था सुल्तान को। राजा, इससे क्या पता चलता है कि राजा लोग से जब भी कम मिलिएगा, मिलते राजा से मिलने का मतलब हुआ कुछ उनको गिफ्ट देना पड़ता था। दासों को सामान्य घर में काम करने के लिए इस्तेमाल किया। दास का क्या काम था, घर का सामान्य काम, जैसे भैंस को खिलाना पिलाना, साफ सफाई करना, खेती का काम करना। इसके अलावा दास लोग पालकी भी उठाया करते थे। आज ना अमीर लोग बुलेरो, स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, पजेरो से घूम रहे हैं, लेकिन पहले जो थे अमीर लोग पालकी में बैठते थे और दास उनको उठा के चलते थे। इब्न बतूता बताता है कि दासियों को भी अमीरों पर नजरें रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। अब राजा को डर रहता था कि उसका मंत्री, उसका अमीर जो है उसके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, इसके लिए दासी लोग को उन्हीं के घर में नौकरी पर रख देता था कि भाई जो भी काम होगा, घटना घटेगी, सूचना मिलेगा, ये हमको गुप्त सूचना बताती रहेगी। अच्छा, जो दासी उस समय की थी वह संगीत और गाने का भी काम करती थी। वाह, उस समय के लोग कितना ऐशबाज थे, आप समझिए। उस समय की जो दासी थी वह क्या करती थी, गाना गाती थी, नाचती थी, मन बहलाती भी थी। यानी कि मालिक को का हर एक दुख का इलाज दास के पास रहता था और दासी के पास। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत से वृत्तांत भी लिखा। तो दास के बारे में ये जो इब्न बतूता बताया, बाद में पुर्तगाली लोगों ने भी बताया। कुछ ऐसे विदेशी लेखक थे जिन्होंने भारतीय ग्रंथों का यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद किया। तो विदेशी लेखक जो भारत में आए थे, जैसे कि जेसुइट रॉबर्टो नोबली, जैसे कि दुआर्टे बरबोसा, इसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा था प्यारे बच्चों। फिर 1600 ईस्वी के बाद भारत में कौन लोग आए, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्री आने लगे। आपको तो पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। उसके बाद से 1664 के करीब में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी विदेशी यात्रियों को समुद्र का रास्ता मिल गया, क्योंकि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंच चुका था। व्यापार से काफ़ी मुनाफा था, भारत से व्यापार करने से विदेशी लोग आने लगे, तो उनके साथ यात्री भी आने लगे, लेखक भी आने लगे। तो इनमें से एक प्रसिद्ध नाम था फ्रांसीसी जौहरी, जियो बैटिस्टस टवर्नियर। तो जो टवर्नियर था वह जौहरी था। जौहरी किसको बोलते हैं, सुनार को, जो गहना का जानकारी रखता है। और इसने कितना बार यात्रा किया था भारत का, याद रखिएगा। कौन यात्री था जो भारत का 6 बार यात्रा किया था। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिएगा, कौन ऐसा यात्री था जो भारत की यात्रा कितना बार किया था, 6 बार, और भारत से बहुत प्रभावित था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति का नाम था तेवर्नियर। क्या नाम था इसका, तेवर्नियर। तो उन्होंने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। जो बाद में विदेशी व्यापारी आए तो भारत की तुलना किससे की है, ईरान से या फिर ऑटोमन तुर्की साम्राज्य से उन्होंने भारत की तुलना किया था। अब हम लोग तीसरा यात्री, हम लोग 2 यात्री के बारे में जान गए। एक यात्री कौन था, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं इब्न बतूता के बारे में, उसके पहले पढ़े हैं अल बिरूनी के बारे में।
अब हम लोग जानेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। प्यारे बच्चों, ये जो फ्रांसवा बर्नियर है यह कैसा था और इसका विचार अन्य यात्रियों से भिन्न कैसे था, और हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार बदलाव हुए। ये जो लंबे लंबे समय के अंतराल 100 200 साल बाद ही यात्री एक साथ तो सभी यात्री थे नहीं, अलग अलग समय पर आए, तो भारत की स्थिति कैसे बदलती गई ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। अच्छा, नामे से समझ लीजिए, फ्रांसवा नाम है तो फ्रांस का रहने वाला था। वह एक चिकित्सक का मतलब क्या होता है? डॉक्टर, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार भी था। तो वन मैन आर्मी था, सभी बहुत सारे गुण उसको आए, सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं उसको। वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। मतलब आप समझ लीजिएगा, अवसर का मतलब वह भी नौकरी के लिए ही आया था। क्या जमाना था आप समझिए। आज भारतीय लोग विदेश में जाते हैं अवसर के तलाश में, पहले विदेशी लोग भारत में आते थे। हाय रे नेता, देश को एकदम खा के छोड़ दिया। अब आप समझिए, वह 1665 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा था फ्रांसवा बर्नियर, और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा था। वह जो यात्री था, ऐसा यात्री था कि मुगल राजाओं से वह जुड़ा हुआ था। मुगलों के यहाँ काम किया, वो नौकरी किया अमीर के रूप में, डॉक्टर के रूप में। सम्राट शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र, याद रखिएगा, जो शाहजहाँ था उसका बड़ा बेटा का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के समय में फ्रांसवा बर्नियर आया था। शाहजहाँ वही ना है जिसने ताजमहल बनवाया था। तो आप लोग समझते होंगे शाहजहाँ को औरंगजेब में जेल में डाला तो वही होगा। जी नहीं, शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था दारा शिकोह, और शाहजहाँ सबसे ज़्यादा प्रेम इसी से करता था, इसी को राजा भी बनाना चाहता था। लेकिन औरंगजेब से जब लड़ाई हुई तो दारा शिकोह को औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया। तो उसी का चिकित्सक था। बाद में मुगल दरबार के एक अर्मेनियाई अमीर, अर्मीनिया के जो अमीर थे, अमीर माने उस समय के मान लीजिए मंत्री, दानिशमंद खान के साथ वो रहा। वह एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में भी था। वो बुद्धिजीवी था और वैज्ञानिक भी था। प्यारे बच्चों, तो पूर्व और पश्चिम की तुलना, इसका जो सिद्धांत है, आप लोग कभी इसके सिद्धांत के बारे में पढ़िएगा, उसने जो तुलना की आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि यह भारत का बहुत ही शिकायत लिखा है। बाकी के जो दो यात्री है, इब्न बतूता और कौन था, एक और कौन व्यक्ति था, अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी और इब्न बतूता भारत का बहुत बड़ाई किए हैं, लेकिन फ्रांसवा बर्नियर ने बहुत ही, आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट में कि फ्रांसवा बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और विवरण लिखा। वह भारत में जो भी देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था कि भाई भारत में ही है तो यूरोप में कैसा इस स्थिति है। फिर बर्नियर ने फ्रांस की स्थिति, भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय कहा कि भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब, यहाँ विकास हुआ ही नहीं है। उसने कहा कि फ्रांस में, अच्छा, उसके जो भी कार्य थे किताब वाला, तो 1670-71 में प्रकाशित फ्रांस में हुआ था। अगले 5 वर्ष के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन और इटावली, इन सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर भारत में प्रसिद्ध हो या ना हो, यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध था, उसकी किताबों का बहुत मांग था। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। मतलब बार बार वो पुस्तक छपा रहा था। 1684 तक 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ, यानी कि उसका किताब सुपरहिट था। उसने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का यात्रा जो है किया, तो जो कौन सा पुस्तक लिखा था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर बताता है अपने वृत्तांत में कि मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में वह स्थापित करने का प्रयास किया। उसने मुगलकालीन भारत की तुलना तत्काल यूरोप से किया और यूरोप को श्रेष्ठ बनाया। कहा कि भारत बेकार है, दयनीय स्थिति में है, यूरोप बहुत ही श्रेष्ठ है। फिर उसने भारत में जो विभिन्नताएं महसूस की उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। यानी इस प्रकार वह भारत के बारे में लिखा कि वह जो इसका किताब पढ़ता है उसको लगे कि भारत क्या था? एकदम थर्ड क्लास देश है, बेकार देश है ना।
तो फ्रांसवा बर्नियर भूमि के स्वामित्व पर भी प्रश्न उठाता है और क्या बोला, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। माने फ्रांसवा बर्नियर बताता है कि जो उस समय के किसान थे उनके पास खेती नहीं था, सारा का सारा जमीन किसका होता था, राज्य का होता था। किसान बस उसको बोने के लिए लेते थे, बदले में टैक्स देते थे। बर्नियर भूमि पर निजी स्वामित्व को वो समझता था कि जब भूमि किसान अपना समझेंगे तो उसमें अच्छा प्रकार से खेती करेंगे तो वह बेहतर मानता है। उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। कहा कि भूमि पर जब राज्य का स्वामित्व होगा तो वह राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा तो राज्य को कम टैक्स मिलेगा। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था। उसको लगता था कि मुगल जो राजा था पूरा हिंदुस्तान के धरती का मालिक था, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता था। मतलब जो मुगल राजा जो था उसी समय ना मुगलों के दरबार में आया था, शाहजहाँ के समय में आया था। तो उसने ज़मीन का, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया का दिल्ली का शासक हो गया शाहजहाँ, तो बिहार का शासक किसी और को बना दिया, है ना, पंजाब का किसी और को बना दिया, दक्कन का किसी और को बना दिया, इस तरह से बंगाल का किसी और को बना दिया। तो इस तरह से वह शासक बना देता था। फिर ये लोग उस भूमि के स्वामी हो जाते थे। फिर ये लोग उसका मालिक जो अपने अपने ऐसे स्तर बांटते हुए, तो जो निचला स्तर पर किसान था उसके पास उसका मालिक ज़मीन का वो हिले नहीं था, वह कमाता था और उस हिसाब से शासक चाहे तो ज़मीन छीन भी सकता था। इसके लिए अर्थव्यवस्था भारत की ठीक नहीं थी, गरीबी बढ़ते जा रही थी। बर्नियर का मानना था कि राजकीय भू स्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। जब राजा का अधिकार है तो इस जमीन का मालिक मैं हूँ, तो आने वाले समय में मेरा पुत्र होना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसा स्थिति बिल्कुल नहीं था। उस समय क्या था, जमीन का मालिक राज था। अब मेरा जमीन जिससे मैं अपना पेट पाल पाया वो मेरा बेटा का नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए, उसमें बढ़ोतरी के लिए, निवेश के प्रति, अब किसान को लगता था कि ज़मीन हमारा नहीं है। जब राजा को लगेगा कि हमारा, और जब राजा को मन करेगा वो हमसे छीन लेगा, तो उसमें बढ़िया से खाद, बढ़िया से जुताई क्यों करेंगे। तो इस प्रकार निजी स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका। तो बढ़िया किसान का उदय नहीं हो पा रहा था जो भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग सचेत हो। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, फ्रांसवा बर्नियर के विचार जानने से पहले, एक बार आपसे मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप चाहें तो घर बैठे भी इंटर की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए चैनल और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को भला हो। तो सिवाय शासक वर्ग के, बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का जन समूह बताया। यह जनमत समूह एक ऐसे समूह के अधीन थे जो अल्पसंख्यक था, यानी कि दरिद्र। एक होता है गरीब, एक होता है दरिद्र, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे ही भारत के अधिकांश लोग थे, और जो अमीर थे वो उनकी संख्या बहुत कम थी, मुट्ठी भर थे। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारी और क्रूर लोगों का राजा था। प्यारे बच्चों, इसको खूब इस पॉइंट को समझिए। बर्नियर ने क्या कहा कि जो मुगल साम्राज्य का जो राजा है वह भिखारियों का राजा है। किसका राजा है? भिखारियों का राजा है, क्रूर लोगों का राजा है। और इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से, शहर की जनसंख्या ज़्यादा है, दूषित है, खराब हवा है। इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका एकमात्र कारण था राजकीय भू स्वामित्व, यानी कि राजा का मालिकाना हक। भू स्वामित्व कैसा था? वह राजकीय था। प्यारे बच्चों, हम आगे आएंगे कि बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। बर्नियर क्या कहता है? जो मुगल कालीन शहर है वो कौन सा शहर है? वह शिविर नगर है। शिविर नगर का माने, अब आप खूब बढ़िया से समझिएगा, कभी कभी राजाओं को एक राजधानी खास तौर पर होता था, वहाँ राजा रहता था, लेकिन उसको शिकार खेलने जाना है तो अपने साथ साथ सेना भी लेके जाता था, और जहाँ पर ठहरता था वहाँ एकदम चकाचौंध व्यवस्था हो जाती थी, नई नई दुकानें खुल जाती थी, राजा के सुविधाओं के लिए बढ़िया सड़क बना दिया जाता था। तो वह टेंट तान के राजा कुछ दिन तक रहता था, फिर वह टेंट उजाड़ के चला जाता था, फिर शहर तबाह। तो उस
विकास है उन नगरों में से जो अपने अस्तित्व को और बने रखने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि यह राजकीय दरबार के आगमन के साथ साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से उनका पतन हो जाता था। मतलब कि राजकीय दरबार जहाँ लगता था वहाँ एकदम खूबसूरती बढ़ जाती थी, चकाचौंध आ जाता था और वह शहर का विकास हो जाता था। दरबार वहाँ से हट जाता था तो उस शहर का पतन भी हो जाता था। इस शहर को कौन सा शहर कहेंगे प्यारे बच्चों? कौन सा शहर? इस शहर को कहेंगे आप लोग शिविर नगर या शहर। बर्नियर क्या कहता है कि सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। भारत में एक प्रकार के शहर नहीं थे, कई प्रकार के शहर थे। तो कौन कौन से प्यारे बच्चों शहर थे? तो आप लोग समझिएगा, एक था उत्पादन केंद्र, ये भी एक प्रकार का, जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ कुछ उत्पादन होता है, जैसे सेना के लिए तलवार का उत्पादन होता है, या फिर रस्सी का उत्पादन होता है, या फिर आभूषण का, यहाँ भी शहर लोगों को रोजगार मिलने लगता है तो ये उत्पादन केंद्र, ये शहर हो जाता था। आगे व्यापारिक नगर, जिस नगर में व्यापार की प्रधानता थी उसको क्या बोला जाता था? व्यापारिक नगर। तो व्यापार के माध्यम से शहर बस गया, उसको व्यापारिक नगर बोलेंगे। तीसरा का था बंदरगाह नगर, मतलब वैसा शहर नगर जहाँ बंदरगाह होता था, वह नगर ही बना था उस बंदरगाह के कारण, क्योंकि विदेशी वस्तुएं वहाँ पर आती जाती रहती थी, इसलिए वह वहाँ रोजगार के साधन उत्पन्न हो गए, इसलिए वह बंदरगाह नगर। इसके अलावा धार्मिक शहर भी हुआ करते थे, धार्मिक केंद्र, जैसे उस समय काशी जो था, बनारस धार्मिक नगर है ना। तो आगे है, या फिर तीर्थ स्थान के भी शहर हुआ करते, कहीं कहीं जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान था, जैसे कि अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, तीर्थ स्थान के चलते वहाँ पर शहर बस गया। तो इस तरह से वो आगे क्या बताता है? वह बताता है एक, मैंने क्या बताएं आप लोगों से, बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर ने एक प्रथा का बारे में बताया, सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या? इसका मार्मिक मतलब दिल को झकझोर देने वाला विवरण प्रस्तुत करता है ये। मतलब कि आप सुनिएगा तो आपकी आंख में आंसू हो आ जाएगा, क्योंकि उस समय विवाह का तो कोई उम्र फिक्स नहीं था। अधिकांश लड़कियों का विवाह जो था, आप सब अगर बच्चियां इस वीडियो को देख रही हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि अब के जो अभिभावक है, गार्जियन है, कम उम्र में विवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस समय 10 से 11 वर्ष की आयु में, 10 से 11 वर्ष का आयु होता कितना है उस समय, जो है बच्चियों का विवाह हो जाया करता था। फिर किनसे होता था? तो बहुत ऐसे लोग थे, पुरुषों में बहुविवाह की मान्यता थी। गरीबी, तो आप लोग फ्रांसवा बर्नियर का विचार से गरीबी देखिए लिए, अधिकांश लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनसंख्या घर में हो जाता था, बच्चियाँ ज़्यादा हो जाती थी, तो वो लड़कियों को बेचते थे या अमीर लोग से उससे शादी करते थे। 80 साल की उम्र में लोग अपना शादी 11 साल की लड़की से कर देते थे। अब 80 साल का बुढ़वा जिंदा कितना दिन रहेगा? फिर उसके मरने के बाद सती प्रथा थी, अर्थात पति के चिता के साथ उस औरत को भी जलाया जाता था, और वो अपने मन से नहीं जलती थी तो ज़बरदस्ती जलाया जाता था। सबसे पहले उसको भांग पिला दिया जाता था, नशा में आ जाती थी। कोई भी औरत जो है, उसका पति जब मर जाए तो ज़रूर कहे कि हम भी मर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब उसको चिता पर नहीं ना जलाइएगा। फिर वह चिता पर ज़बरदस्ती जब ले जाया जाता था, कोई मन से जाती थी, फिर उसको आज भी देखिएगा जहाँ चिता को जलाया जाता है तो लोग जो है हिंदू धर्म के अनुसार एक जो है बांस रखे रहते हैं, खोर खोर के जलाते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया तबे से है। सती जो महिलाएं थी, पति के लाश पर बैठती थी, जब आग की गर्मी लगती थी वहाँ से भागती थी, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के वहीं लाठी से पटक के वहाँ दाब के तो उसको जला दिया जाता था। इतना मार्मिक दृश्य था। तो बर्नियर ने क्या देखा? लाहौर में एक बहुत ही अल्प वयस्क, कम उम्र के विधवा, जिसकी उम्र कितना था? 12 साल, तो उसकी बलि होते हुए देखा। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वो असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत्यु प्रतीत हो रही। अब किसी को पता रहेगा कि आज हमको लोग जला देगा, उसका मन कैसा लगेगा? मृत्यु के समान उसका कुछ होश रहेगा? उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आदमी पागल हो जाएगा अगर कोई कह दिया, हम ही को पता रहे कि आज हमको जला के मारा जाएगा, तो मस्तिष्क काम नहीं करेगा। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी। अच्छा, उसमें लोग सती माता की जय, सती माता की जय का नारा भी लगाते थे। उस औरत का दर्द के बारे में उन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं था, है ना। मतलब भोजपुरी में कहा होता है, चिड़ई के जान जा लड़का के खिलावना। एक तो वह मरने उस डर से रो रही थी, वो जानती थी कि भागना भी चाहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, लोग ज़बरदस्ती जलाइए देगा।
तो क्या करे, 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत, उसने एक अपनी आस्तीन के नीचे उस लड़की को दबा लिया था। ब्राह्मण लोग भी थे। हालांकि इसीलिए आज के समय में ब्राह्मणों को बहुत लोग जो है इस प्रथा के चलते उनका दोषी मानते हैं। फिर सहायता से उसे अनिच्छुक पीड़िता को जबरदस्ती घातक स्थल बना, जहाँ पर चीता को जलाया जाता है वहाँ पर ले गए और उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए कि वह भाग न जाए। और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मर गई रहती जलाता कोई बात नहीं था, जिंदा जला दिया गया। तो यह कुरीति थी उस समय के। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनको कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। और इस तरह से यह प्रथा उस समय सती प्रथा थी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ने मतलब कि इतना समय देकर इस पाठ को पढ़ा, तो ज़रूर आप लोग जो है पढ़ने के उपरांत आपको पता चला होगा कि यह जो पाठ है परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, कंपटीशन की परीक्षाओं में भी बहुत काम आएगा और इससे प्रश्न उत्तर भी आप आसानी से बना लीजिएगा। तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कमेंट कीजिए कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं तो भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।